हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनु बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसको बोलने की बहुत आदत थी। उसकी चिक चिक की आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहा करती। एक दिन उसको खाली बैठे फोन चलाते देखकर उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, जब देखो मोबाइल में घुसी रहती है, कुछ काम कर लिया कर। कल को तेरी सास मुझे ताने देगी कि लड़की को कुछ सिखाया ही नहीं। माँ, आप मेरे लिए रिश्ता देखो, देखना मैं 3 महीने में ही सारे काम सीख लूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे घर का काम करना ब्रेड पर मक्खन लगाने जितना आसान हो। बस बोल दिया और हो गया। जब करेगी ना तो नानी याद आएगी। माँ, कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ। आप मुझे सिखाओगी ना तो मैं सब सीख जाऊंगी, और कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो आप है ना, फिक्र मत करो। तुझे समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अंबिका ये बोलकर उसे उसके हाल पर छोड़कर ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और उसके लिए किस्मत से एक कुणाल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का अच्छे परिवार का था। ये देखकर अंबिका अनु से उसका रिश्ता खुद ही पक्का कर देती है। अंबिका अनु को घर का सब काम सिखाती है, लेकिन अनु को रोटी बनानी नहीं आ पाती। बीतते समय के साथ अनु और कुणाल की शादी भी हो ही जाती है और अनु भी बहू बनके अपने ससुराल आती है। और उसकी सास उसकी पहली रसोई के दिन उससे आकर कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना दे जिसको खाकर बस दिल खुश हो जाए और मैं पहले ही दिन तिजोरी की चाबी तेरे हाथों में रख दूं। जी माँ जी, आप सब नाश्ते की टेबल पर चलिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने बहुत कुछ बनाया है आज सबके लिए और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद भी आएगा। अनु इतना कहकर सबके लिए खीर, सब्जी, पास्ता और चावल बनाकर लाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और इतना सब कुछ बना देखकर उसका पति कुणाल कहता है, अरे वाह, मुझे नहीं पता था अनु, तुमको इतना सब कुछ बनाना आता है। तुमने तो बिल्कुल दिल ही खुश कर दिया। पर बहू, एक बात समझ नहीं आई, तूने इतना सब कुछ बनाया लेकिन रोटी या पराठे क्यों नहीं बनाए? हमारे घर में तो कोई भी चावल नहीं खाता। तू मेरे लिए जल्दी से 2 रोटी सेक दे। लो कर लो बात। इतना सब कुछ बनाया ताकि ये लोग रोटी न मांगे, और ये लोग रोटी ही मांग रहे हैं। भगवान बचा ले। अरे माँ, वो इतना सब बनाकर थक गई होगी। आज चावल ही खा लेते हैं, रोटी रात को खा लेंगे। सच कहा है किसी ने, पति भगवान समान होता है। भगवान से मदद मांगी और पति ने कर दी। चलो, अच्छा हुआ बच गई मैं। सही है बहू, अभी तो तू नई है और तेरा पति अभी से तेरी साइड ले रहा है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ना जाने आगे क्या क्या होगा। अब मैं तो बस अब एक कोने में पड़ी ही रहूंगी। क्या माँ, आप भी क्यों बेचारी को ताने देकर डरा रहे हैं? अन्नू, माँ ऐसी नहीं है और वो बस तुम्हारी टांग खींच रही है। चलिए अब मैं ऑफिस जाता हूँ, लेट हो रहा है। नाश्ता करके कुणाल ऑफिस चला जाता है और शाम को अनु रसोई में रोटी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ना ही रोटी बनती है और ना ही सेकी जाती है। और उसको कई देर तक रसोई से बाहर ना आते देखकर उसकी सास राधा रसोई में आती है और कहती है, बहू, कितनी देर हो गई तुझसे रसोई का काम नहीं हुआ क्या? हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है तूने रसोई का? हर तरफ आटा आटा है और ये सारी रोटी टेढ़ी टेढ़ी है और जली हुई क्यों है? मम्मी जी, आप गुस्सा मत करना, मैं आपको सब बताती हूँ। जिसके बाद अनु अपनी सास को बताती है कि उसे सब काम आता है, लेकिन रोटी बनानी नहीं आती। ये सुनकर राधा उस समय तो उसका साथ देती है और सबके लिए रोटी बना लेती है। अब राधा आए दिन अनु को रोटियां बनाना सिखाया करती, लेकिन अनु पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन बीतते हैं और एक दिन राधा अपनी बहू में कोई सुधार ना देखकर अपनी पड़ोसन आरती के पास जाकर कहती है, क्या बताऊं आरती, सोचा था बहू आएगी तो महारानी बनकर रहूंगी और उसने तो मुझे नौकरानी बना रखा है। पर तू तो बता रही थी कि तेरी बहू घर का सारा काम कर लेती है, फिर नौकरानी कैसे हुई तू? अब क्या बताऊं बहन, देख, घर का झाड़ू पोछा तो मैं नौकरों से भी करवा लूं, पर एक माँ अपने बेटे की शादी करती है ताकि उसकी बहू उसे 2 रोटी सेक कर खिला सके, पर इसको तो वो भी नहीं आता। अब तो तेरी मुसीबत का एक ही हल है। बताना क्या हल है? आखिर क्या करूं जो मेरी बहू को रोटी बनानी आ जाए? राधा ये कहती है और आरती उसके कान में एक तरकीब बताती है,
जिसे सुनकर राधा बहुत खुश होती है और अपने घर आकर अपनी बहू को कहती है। सुन बहू, तुझसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तो ध्यान से सुन और खोपड़ी में बैठा ले। जी माँ जी, ऐसी भी क्या बात है, आप बताइए ना। बहू, मैंने तेरी शादी जल्दबाजी में करवाई और इस वजह से कई लोग शादी में नहीं आ पाए, तो जल्दी से उठ जाना और सब खाना बना देना। सब मेहमान तेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। मैंने उनके आगे तेरी बहुत तारीफ की है कि तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। पर माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। मैं सब खाना बना दूंगी, बस रोटी आप सेक देना। ठीक है बहू, तू बाकी के खाने का काम संभाल लियो और रोटियां मैं बना दूंगी। हम दोनों मिलकर सब काम आराम से संभाल लेंगे। ये बोलकर राधा तो अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन जब अनु राधा के कमरे में सुबह की चाय लेकर जाती है तो देखती है कि उसने अपने हाथ पर पट्टी बांधी है और उसे देखकर अनु कहती है, माँ जी, ये आपके हाथ पर अचानक क्या हो गया? कल तक तो आप ठीक थी। मत पूछ बहू, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है। अब क्या कर सकते हैं, उम्र ही ऐसी है। पर माँ जी, आपको ये हाथ में अचानक इतनी चोट लगी कैसे, ये तो बताइए। अरे अब चोट पूछ कर थोड़ी लगती है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं नाटक कर रही हूँ। रात को बाथरूम जाते हुए फिसल गई और लग गई। पर माँ जी, आज तो घर पर मेहमान आने वाले हैं और अब उनके लिए रोटियां कौन बनाएगा? तू बनाएगी और कौन बनाएगा? देख बहू, अब तेरी सास और ससुराल की इज्जत तेरे हाथों में है, तुझे ही सब संभालना है। ये बोलकर राधा अपने कमरे में से बाहर चली जाती है और शाम को बहुत सारे लोग उसके घर दावत पर अनु को देखने आते हैं। अनु को कोई समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर अपनी सास की इज्जत रखने के लिए वो धीरे धीरे और मेहनत से रोटियां बेलना और सेकना शुरू करती है। धीरे धीरे उससे रोटी गोल बनने लगती है और सेकते हुए जलती तक नहीं है और फिर अनु के अंदर आत्मविश्वास जाग उठता है और वो रोटियां बनाती रहती है। थोड़ी देर बाद राधा रसोई में आती है और बनी हुई रोटियों का ढेर देखकर कहती है, बहू, बाहर 10 लोग आए हैं और तू तो रोटियां बनाए जा रही है। रुक जरा, गिनू कितनी है। 1 2 3 50 100। राधा रोटियां गिनती है और अपनी बहू से कहती है, तू तो बोली थी तुझे रोटियां बनाना नहीं आता, लेकिन तूने तो बहुत अच्छी रोटी बनाई है। मुझे बताएगी कि ये सब कैसे हुआ और तूने इतनी रोटी क्यों बना दी? माँ जी, मुझे सच में रोटी बनानी नहीं आती और ये बात आप भी जानती हो, लेकिन यहाँ बात आपकी इज्जत की थी तो मैंने रोटी बनानी शुरू की। शुरू में थोड़ी खराब बनी, लेकिन फिर मैंने आराम से बनाई और देखो, मैं अब रोटी बनाना सीख गई हूँ। फिर मुझे मजा आने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 100 रोटियां बना दी। अच्छा, मेरी 100 रोटी बनाने वाली बहू, अभी रुक जा, नहीं तो आज मुझे तेरे नाम से गली में भंडारा करवाना पड़ जाएगा। जी माँ जी, रुक जाती हूँ। आप सबके लिए खाना लगाने में मेरी मदद कर दीजिए। रही इन बची हुई रोटियों की बात, तो कुछ देर में मैं इनके साथ जाकर इन रोटियों को गरीबों में बांट आऊंगी। ये कही ना बहू तूने दिल को लगने वाली बात। चल मुझे दे, बर्तन में खाना लगा दूं बाहर। ये बोलकर राधा जिस हाथ से उसके चोट लगी थी उसी हाथ से बर्तन को पकड़ती है, जिसे देखकर अनु समझ जाती है कि उसकी सास उसको रोटी बनाना सिखाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी, लेकिन ये नाटक उसकी भलाई के लिए था, इसीलिए वो बुरा नहीं मानती और इस तरह राधा की रोटी ना बना पाने वाली बहू 100 रोटियां बना देती है। आशना अपने बॉयफ्रेंड ईशान से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, जिसके लिए वो एक दिन ईशान को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर उससे कहती है, ईशान यार, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं क्या करूं? तुम बात क्यों नहीं करते हो मेरे घर वालों से आकर? आशना, आखिर मैं किस मुंह से बात करने आऊं? तुम जानती हो मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं एक अनाथ हूँ। बड़ी मुश्किल से खुद के दम पर पढ़ाई पूरी करके अब काम पर लगा हूँ और किराए के घर में रहता हूँ। ऐसे लड़के से तुम्हारी माँ कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। अच्छा, एक बार बात करके तो देखो माँ से। कहीं उनको हमारे बारे में पता चलते ही
तुम्हारी शादी कहीं और ना कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कोई नहीं करवा सकता। तुम चिंता मत करो, एक बार बात तो करके देखो। आशना इतना बोलकर अपने घर निकल जाती है और घर आकर वो अपनी माँ शीला को सोफे पर आराम से बैठा देखकर खुद से कहती है, लगता है माँ अच्छे मूड में है। आज इनको ईशान के बारे में बताना बिल्कुल सही रहेगा। आशना आराम से अपनी माँ के पास जाकर बैठती है और प्यार से उनकी गोद में सर रखकर सोफे पर लेटते हुए कहती है, सच में दुनिया भर का सुकून न सिर्फ यही बसा है माँ की गोद में। अच्छा जी, आज माँ की बड़ी तारीफ की जा रही है। कुछ तो बात जरूर है, इसलिए अब अपनी माँ को मक्खन मत लगा और बता क्या हुआ, कुछ चाहिए? माँ मैं जानती हूँ आप मेरी शादी के लिए परेशान हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो बेटा ये चीज तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तेरी पसंद को मैं नापसंद थोड़ी करूँगी। बता कौन है लड़का, क्या करता है, घर बार कैसा है उसका? माँ प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई घर नहीं है, वो एक अनाथ है जिसने बड़ी मुश्किलों से अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों एक साथ करी है, लेकिन उसके पास खुद का घर नहीं है, किराए का घर है। क्या? नहीं, मैं ऐसे लड़के से तेरी शादी नहीं करवाऊंगी जो तुझे रहने के लिए खुद की छत भी ना दे सके। इतना बोलकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। आशना भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और 2 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं खाती, जिससे परेशान होकर शीला को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो 2 दिन बाद उसके कमरे में जाकर बोलती है, आशना तेरी जिद के आगे मैं हार मानती हूँ और तेरी शादी उस लड़के से करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको हमारे यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहना होगा जब तक कि वो खुद का घर नहीं ले लेता। ठीक है माँ, मैं उसको इस चीज के लिए मना लूंगी। आशना खुशी से नाचती हुई ईशान को कॉल करके मिलने बुलाती है और उससे मिलने के बाद सारी बात बताती है, जिस पर ईशान बोलता है, यार ये कैसे पॉसिबल है, मैं घर जमाई बनकर रहूंगा क्या? तुमने ये सोचा भी कैसे? घर जमाई बनने को नहीं कहा, बस थोड़े समय के लिए मेरे घर में रहो, किराए के पैसे बच जाएंगे और जो सेविंग हो जाएगी ना हमारे पास, उससे फिर हम जल्दी अपना नया घर ले लेंगे। बस यही चाहती है मेरी माँ, प्लीज मेरी माँ की बात मान जाओ ना। ईशान आशना की बात मान जाता है और कुछ दिनों बाद फिर शीला अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी करवा देती है। अब शादी के बाद लड़की जो अपने ससुराल में रस्में करती है वो आशना के घर नहीं हुई थी, जिसके लिए वो शादी के 2 दिन बाद अपनी माँ से कहती है, माँ अगर मैं ससुराल में होती तो मेरी मुँह दिखाई की रस्म होती, लेकिन यहाँ तो रस्म करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये तो मेरा ही मोहल्ला है, तो यहाँ मेरा चेहरा गली का कुत्ता कुत्ता जानता है। हाँ ये तो है, लेकिन वैसे ये रस्में देखने का मन तो मेरा भी था। एक आइडिया है, तू अपने ससुराल में नहीं है तो क्या हुआ, दामाद जी तो अपने ससुराल में ही हैं, उनके लिए कर लेते हैं ये रस्म। सोफे पर बैठा ईशान ये सुनकर कहता है, क्या बोला सासू माँ, मेरी मुँह दिखाई? अरे ये रस्में तो बहुओं के लिए होती हैं, भला मेरी मुँह दिखाई करने कोई क्यों आएगा? अरे दामाद जी क्यों नहीं आएंगे, जब लड़कियों की मुँह दिखाई हो सकती है उनके ससुराल में, तो मैं भी अपने दामाद की मुँह दिखाई की रस्म करवाऊंगी। वाओ माँ, कितना मजा आएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो ईशान हम शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारी मुँह दिखाई की शॉपिंग। इतना बोलकर आशना खुशी से कमरे से पर्स लाकर ईशान को बाहर ले जाने को होती है, तभी शीला उसे रोकते हुए कहती है, अरे आशना, अगर तुम दामाद जी को ऐसे बाहर ले जाओगी तो सब उनका चेहरा देख लेंगे, फिर कौन आएगा मुँह दिखाई की रस्म के लिए। रुको 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। शीला अपने कमरे से एक नया मास्क, चश्मा और कैप लाकर ईशान को देते हुए कहती है, ये लो दामाद जी, अब आप अपनी मुँह दिखाई से पहले इन सबको पहन कर ही बाहर जाएंगे, ताकि लोग मेरे दामाद का चेहरा मुँह दिखाई से पहले ना देख पाएं। बेचारा ईशान टोपी, चश्मा, मास्क पहनकर एक गुंडे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसको उसी हाल में आशना के साथ मुँह दिखाई की शॉपिंग पर जाना पड़ता है। लेकिन उनके निकलते वक्त शीला के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है, जो आशना के साथ एक अजीब से आदमी को देखकर अंदर आकर शीला से कहती है, अरे शीला, अभी तो 2 दिन पहले आशना की शादी हुई है और ये देख, न जाने किस अजीब से गुंडे टाइप लड़के के साथ घर से बाहर जा रही है, जिसने इतनी गर्मी में मास्क, टोपी और चश्मा पहना है। इतनी सी शक्ल भी नहीं दिख रही उसकी।
दिखेगा भी कैसे विमला बहन, मेरा दामाद ही है वो ईशान। वो मैंने उसकी मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखने की सोची है, तब तक तो उसको ऐसे ही मुंह छुपाने की सलाह दी है मैंने। हाय हाय, दामाद की मुंह दिखाई, ये कौन से देश की रस्म है? आशना चाहती थी कि उसके पति की मुंह दिखाई हो, क्योंकि उसकी तो हो नहीं सकती अपने ही मोहल्ले में। है 2 दिन बाद का फंक्शन रखने की सोची है, तो आपको आना ही होगा। जरूर शीला, हम भी तो देखे आखिर आशना बिटिया का पति दिखता कैसा है। वैसे दामाद को मुंह दिखाई में पहनने के लिए क्या दोगी, साड़ी या लहंगा? क्या विमला बहन जी, आप भी ना। विमला कुछ देर बातें करके चली जाती है। दूसरी तरफ आशना ईशान के साथ मुंह दिखाई की शॉपिंग करने आती है, जहां ईशान अपने पूरे मुंह को ऐसे मास्क और चश्मे से ढके हुए परेशान होकर खुद से कहता है, कैसी मुसीबत में फंस गया। मुंह दिखाई की रस्म के चलते मुंह ऐसे छुपाना पड़ रहा है जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। ये मेरी बीवी और सास को भी ना कौन सी चुल लगी थी, बताओ भला लड़कों की भी कोई मुंह दिखाई होती है क्या? अब मैं BTS ग्रुप का मेंबर थोड़ी हूँ जो मुझे देखने के लिए लड़कियाँ मर रही होंगी। हाँ, तुम तो BTS भी नहीं बन सकते हो, उनका भी एक अलग ही लेवल है। लेकिन मेरी इच्छा के लिए तुम मुंह दिखाई तो करवा ही सकते हो। इतना बोलकर दोनों शॉपिंग खत्म करके घर जाते हैं और ऐसे ही 2 दिन मुंह दिखाई की तैयारियों में कब निकलते हैं पता ही नहीं चलता। मुंह दिखाई का दिन आता है। पहली बार एक बहू नहीं बल्कि एक पति की मुंह दिखाई की रस्म होने जा रही थी, जिसको देखने के लिए सब बहुत उत्साहित थे। शीला का घर औरतों से भर जाता है। ये देखकर आशना जल्दी से कमरे में जाकर ईशान को कहती है, अरे मेरी जान, तुम्हारी मुंह दिखाई में तो पूरा मोहल्ला आया है। काश ये मुंह दिखाई पैसों में होती तो आज तो ना तुम्हारे थोपड़े के पैसे मिल जाते। मजाक मत करो, यहाँ मेरी फटी पड़ी है। अब मुझे क्या नीचे घूंघट करके जाना होगा? हद है, कितनी अजीब फीलिंग है। पता नहीं लड़कियाँ कैसे ये रस्म निभा लेती हैं। अगर मैं किसी को पसंद नहीं आया तो क्या मैं पति बदल लूं? आशना की इस बात पर ईशान उसको घूर कर देखता है और वो मुस्कुराते हुए उसको मास्क पहनाकर नीचे ले जाती है, जहां वो थोड़ा नर्वस होता है। लेकिन मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और सबसे पहले विमला मास्क हटाकर ईशान का चेहरा देखकर कहती है, अरे वाह शीला, दामाद तो तू बहुत सुथरा लाई है, किसी हीरो से कम नहीं है। ऐसे मुंह की तो मुंह दिखाई बनती ही है। विमला की इस बात पर ईशान समेत सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद सभी ईशान की मुंह दिखाई करके उसको नेक देते हैं और ईशान को भी इस रस्म में मजा आने लगता है। और इसी तरह हंसी खुशी ये पति की मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है और ईशान को भी एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।